खाकर देश के साथ ही गद्दारी करने वालों की कमी नहीं है भारत में। अगर हम इसे यूं कहें कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया तो शायद गलत नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि भारत में रहने के बावजूद भारत के ही टुकड़े टुकड़े करने की प्लानिंग करने वाले लोग हैं काफी सारे। जो काम जिन्ना ने 1947 में किया था, नहीं तो आज देश का नक्शा शायद कुछ और होता। हम इसी पड़ताल के साथ आज आए हैं और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जिद कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं newsviews.in। आप अक्सर ये सुन रहे होंगे एक शब्द जिसका नाम है खालिस्तान। पंजाब में अक्सर खालिस्तान बनाने की मांग हो रही है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल खालिस्तान शब्द जो है वो पहली बार 1940 में सामने आया था। मुस्लिम लीग के लाहौर घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक पैम्पलेट में इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1966 में भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन से पहले अकाली नेताओं ने पहली बार 60 के दशक के बीच में सिखों के लिए एक मुद्दा उठाया था। 70 के दशक की शुरुआत में चरण सिंह पंक्षी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने पहली बार खालिस्तान बनाने की मांग की थी। डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने 70 के दशक में ब्रिटेन को बेस बनाया और अमेरिका और पाकिस्तान भी गए थे। 1978 में चंडीगढ़ के कुछ नौजवान सिखों ने खालिस्तान बनाने की मांग करते हुए एक दल का गठन किया जिसका नाम खालसा था। अच्छा, खालिस्तान बनाने की मांग में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1978 का बहुत बड़ा रोल है। चलिए आपको बताते हैं औपचारिक तरीके से खालिस्तान की मांग कब उठाई गई और साथ ही आपको इस रेजोल्यूशन के बारे में भी बताएंगे। दरअसल खालिस्तान बनाने की पहली औपचारिक मांग जो है वो 29 अप्रैल 1986 को उग्रवादी संगठनों की संयुक्त मोर्चा पंथक समिति ने की थी। इसका राजनीतिक उद्देश्य इस प्रकार बताया गया था कि इस विशेष दिन पर पवित्र अकाल तख्त साहिब से हम सभी देशों और सरकारों के सामने ये घोषणा कर रहे हैं कि आज से खालिस्तान खालसा पंथ का अलग घर होगा। खालसा सिद्धांतों के मुताबिक सभी लोग खुश और खुशी से सुखी पूर्वक रहेंगे। कुछ राजनीति खालिस्तान शुरू से ही एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। पंजाब के अलावा इस आंदोलन को विश्व के कई देशों में से भी सहयोग मिलता रहा है, यानी इसका क्षेत्र सिर्फ भारत ही नहीं है। हमने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी देखेंगे जिसमें भारत का झंडा जो है उसको जलाते हुए नजर आ रहा है, यानी कि ये अक्सर कनाडा से ऐसे विजुअल्स हमारे सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। साल 1967 में अकाली दल ने पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। गुरनाम सिंह को अकाली दल का नेता चुना गया और वो मुख्यमंत्री भी बनाए गए, लेकिन 250 दिन बाद यानी कि ठीक 250 दिन बाद ही उनकी सरकार में बगावत हो गई। लक्ष्मण सिंह गिल के नेतृत्व में 16 विधायकों ने अलग गुट बना लिया। इस गुट को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। आपको बता दें, पंजाब में 1971 तक राजनीतिक उथल पुथल का दौर काफी जारी रहा। 1971 में बांग्लादेश विभाजन के बाद पंजाब में इंदिरा गांधी को जबरदस्त समर्थन मिला था। इस चुनाव में अकालियों का पत्ता साफ हो गया। इसके बाद फिर शुरू हुई अलग खालिस्तान बनाने की मांग। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पास किया। 1978 में भी इस प्रस्ताव को दोहराया गया था। तो ये तो रही खालिस्तान बनाने की मांग जिसकी चर्चा जो है वो काफी दिनों से देश में चल रही है और इसका देश के अलावा इसका जो केंद्र है वो कनाडा को भी माना जाता है। इसी केस में हमने देखा होगा हाल ही में कनाडा और भारत के रिश्ते पर जो है वो काफी प्रभाव पड़ा। अगर खालिस्तान के बाद बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी भारत में काफी विवाद रहा है। सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश का इतिहास बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास को लेकर बहुत अस्पष्टता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश असम के पड़ोस में है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ तिब्बत, बर्मा और भूटानी संस्कृति का काफी ज्यादा प्रभाव है। 16वीं सदी में तवांग में बना बौद्ध मंदिर इसकी खास पहचान है। तिब्बत के बौद्धों के लिए ये काफी पवित्र स्थान भी माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय शासकों और तिब्बती शासकों ने तिब्बत और अरुणाचल के बीच कोई निश्चित सीमा का निर्धारण जो है वो नहीं किया था, लेकिन राष्ट्र राज्य की अवधारणा आने के बाद सरहदों की बात होने लगी। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर ना तो मुगलों का और ना ही अंग्रेजों का नियंत्रण था।
भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा को रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे। तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ। 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमजोर मुल्क था। गुलाम भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और इसे तिब्बतियों ने भी मान लिया, स्वीकार कर लिया। इसे लेकर चीन थोड़ा नाराज था। चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और वो बैठक से ही निकल गए। 1935 की बात करें तो 1935 के बाद से ये पूरा इलाका भारत के मैप से यानी कि मानचित्र में आ गया। चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। उसने 1914 के शिमला समझौते में भी ऐसा नहीं माना था। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे, जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहम माना जाता है। 1962 में चीन और भारत के बीच फिर से लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में था, इसलिए चीन 1962 में युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया। इसके बाद से भारत ने पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। इसके साथ ही आपको एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताते हैं। कैलाश मानसरोवर को हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत कम से कम 30 मिलियन साल पुराना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी कि कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र निवास माना जाता है। जैन, बौद्ध और तिब्बत के लोग भी इस पर्वत को लेकर काफी मान्यता रखते हैं। यहाँ सदियों से अलग अलग धर्मों के लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते रहते हैं। कैलाश पर्वत वास्तव में तिब्बत का हिस्सा है। तिब्बत पर चीन के कब्जे के कारण चीनी प्रशासन की अनुमति के बिना वहां जाना संभव नहीं है। साल 1951 में तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन ने तीर्थयात्रियों को इस यात्रा की अनुमति देनी शुरू की थी। साल 1954 में भारत चीन के बीच एक सहमति पत्र पर सिग्नेचर हुआ। उसके बाद भारतीय तीर्थयात्रियों को भी अनुमति दी जाने लगी। हालांकि साल 1959 में तिब्बत के विद्रोह और 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाएं जो है वो सील कर दी। साल 1981 में भारत चीन के बीच हुए समझौते के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू की गई। कोविड-19 के कारण इसे फिर से 5 साल के लिए रोक दिया गया, निलंबित कर दिया गया। गलवान हिंसा के कारण दोनों देशों के बीच स्थितियां और भी बिगड़ गई। कोरोना और गलवान हिंसा के चलते दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवाएं भी बंद हो गई। इसीलिए साल 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के आधिकारिक रूट भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए बंद है। इसका एक बड़ा कारण चीन की ओर से इस यात्रा पर लगाई गई कई तरह की पाबंदियां भी हैं। आपको बता दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने फीस भी बढ़ा दी, साथ ही यात्रा के लिए कई सारे नियम सख्त कर दिए हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती। किसी तरह की आपदा या किसी अन्य कारण से किसी यात्री की मौत हो जाए या घायल हो जाए तो सरकार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं लेती है। कोई सामान खोने, टूटने या फिर क्षतिग्रस्त होने पर भी सरकार की कोई जिम्मेदारी यहाँ नहीं होती। यही नहीं, अगर किसी यात्री की चीन की सीमा या फिर तिब्बत की सीमा में मौत हो जाती है तो उसका पार्थिव शरीर लाने के लिए भी सरकार बाध्य नहीं होती। इस यात्रा से पहले सभी को एक सहमति पत्र पर सिग्नेचर करना पड़ता है और अगर उनकी मौत हो जाती है तो चीन में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर अब इससे आगे चले तो बिहार का एक जिला है किशनगंज, जो कि काफी ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश बनने की मांग तेज कर रहा है। आपको बता दें, बिहार के जिले का नाम तो किशनगंज है। सीमांचल के अंतर्गत ये भी आता है। सीमांचल के अंतर्गत जो भी जिले आते हैं वो सभी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भारत सरकार इन इलाकों में काफी ज्यादा एक्टिव भी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक किशनगंज में बांग्लादेशियों का घुसपैठ काफी समय से चल रहा है। वहीं कई बांग्लादेशी परिवार किशनगंज में जाकर बस चुके हैं। किशनगंज के 4 प्रखंडों में ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या है। आपको बता दें, भारत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर काफी सक्रिय रहती है। सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज जिला मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन जाता तो लालू यादव को यहाँ नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ उनका एक बड़ा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। बिहार में अक्सर लालू यादव को MY समीकरण के रूप में देखा जाता है, माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि RJD का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम और यादव है।
तो ऐसे में किशनगंज केंद्र शासित प्रदेश बनने से लालू यादव को खतरा है। इसके अलावा स्थानीय बताते हैं कि इलाका बाकी जिलों की तुलना में पिछड़ा है काफी। सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग काफी समय से बिहार में चल रही है। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके साथ, आपके सामने लाएंगे न्यूज व्यूज की नई पड़ताल। फिलहाल के लिए अलविदा।